मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना, उनका सबसे बड़ा फोबिया वीक पॉइंट जनरल स्टडीज है। आप कभी चेक करना, हमारे पास जैसे तुम इतने क्वेश्चन अभी मुझसे पूछ रहे थे, एक क्वेश्चन मैं भी बताता हूँ। सर इंग्लिश और मैथ्स तो निकल गई, सर जीएस में 20 नंबर नहीं बन रहे, ये लाइन है। और ये मैं पता नहीं कितने बच्चे सुन चुका हूँ, सर जीएस ने मार लिया सर, वरना इंग्लिश और मैथ्स में तो मैंने ये कर दिया वो कर दिया, तोप मार दी। क्यों? बिकॉज स्कूल टाइम पे जब हम लोग पढ़ते थे तो कभी भी टीचर्स ने हमें एक अच्छे इंटरेस्ट के साथ, मुझे ऐसा लगता है, मुझे आप लोगों को तो नहीं पता, मैं हर टीचर पे कमेंट नहीं कर सकता, बट हमारे स्कूल में जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो एक इंटरेस्ट के साथ कभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी नहीं पढ़ाई गई। बिल्कुल हमें रटाया गया, मुझे ऐसा लगता है। और जब हम 12th के बाद हम एनडी एग्जाम में बैठे ना, तो आई फील कि यार हमें तो कुछ आता ही नहीं, हमें पता ही नहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। तो जब हमने तैयारी के लिए पढ़ा ना ये सब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तब हमें इनकी वैल्यू नजर में आई। जिनको आपने सुना वो थे मोस्ट लव टीचर ऑन अनअकैडमी, विशाल सर। ये इतने लव टीचर हैं कि मैं खुद अनअकैडमी में पढ़ाता हूं और बच्चे मेरी क्लास मिस कर देते हैं, जबकि मैं फ्री में पढ़ाता हूं, फ्री में, एक पैसा चार्ज नहीं होता, एक पैसा भी। बट बच्चे यहाँ पर सर की क्लास मिस नहीं करते, इनफैक्ट मुझसे क्लास में आके करते हैं, सर विशाल सर की क्लास थी इसलिए हम नहीं आ पाए। इसका मतलब ये है, इनडायरेक्टली वो ये बोल रहे हैं, विशाल सर की क्लास तो हम मिस ही नहीं कर सकते किसी भी हालत में, आप अपने टाइमिंग बदल लो, इतना हाल है। और खाली यही नहीं, ऐसे और भी कई टीचर हैं, असिस्टेंट कमांडर प्रशांत जगताप सर, संजय कुमार सर, असिस्टेंट कमांडर दिव्या गुप्ता मैम, कर्नल भूपेंद्र सिंह रेहाल सर, ऐसे और भी टीचर हैं। सभी टीचर्स इसी चीज के लिए फेमस हैं। अगर आप सीडीएस एफकेट की तैयारी करना चाह रहे हो तो ये आपकी सभी मदद कर सकते हैं। अभी विशाल सर को मैंने बुलाया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट क्लियर करने के लिए। वो जीएस की एक्चुअली फैकल्टी है अनअकैडमी पर, और वो वहां पर एक सवाल का जवाब देते हैं, हाउ टू क्लियर सीडीएस जीएस कट ऑफ। क्योंकि बहुत लोगों के मैथ्स में और इंग्लिश में मार्क्स आ जा रहे हैं, पर जीएस में कट ऑफ ही क्लियर नहीं हो रही है 20% की। तो इस सवाल का जवाब सर देंगे, ध्यान सुनिएगा सर की बात और उनसे मुलाकात करते हैं। जय विशाल सर। हेलो शुभम सर, कैसे हैं आप? ऑल गुड सर, ऑल गुड सर। यू आर द टॉप एजुकेटर ऑन अनअकैडमी एंड यू आर नोन एज एन एजुकेटर जो रात में बच्चों को 3 बजे तक भी होल्ड कर पाता है। यू मेक द इंटरेक्शन सो गुड, सो इंटरेस्टिंग कि बच्चे 3 बजे रात को भी आते हैं क्लास लेने। आई एम ऑल्सो एन अकेडमी एजुकेटर, मैं वहां पर स्पेशल क्लास लेता हूँ फ्री में। बट ये कैसे करते हो आप, पहले तो आप मुझे ये बताओ। मतलब बच्चे रात के 3 तक कैसे इंडल्ज रहते हैं? हाँ सर, नॉर्मली तो नहीं होता ना, इम्पॉसिबल है, क्यों आएगा कोई? शुभम, मैंने ऑनलाइन टीचिंग में पहली बार कदम रखा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के अंदर। हाँ ठीक है, मतलब मेरा पहला जो ऑनलाइन एक्सपीरियंस है वो अनअकैडमी ही है। ओके। मैंने ऑनलाइन टीचिंग में और ऑफलाइन टीचिंग में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, वहीं से तुम्हें आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का शुभम। एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर ये कि जब आप ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाते हो ना, तो आप जितना ज्यादा इंटरेस्ट के साथ उसे पढ़ाओगे ना, बच्चा उतना ज्यादा आपके साथ होल्ड रहेगा। अगर बच्चे को एक बार भी ऐसा लगा ना पढ़ाते हुए कि यार बोरिंग हो रहा है, नींद आ रही है, वो तुरंत सिर्फ एक कैंसिल का बटन दबाएगा, दैट्स ऑल। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पढ़ाने के साथ साथ थोड़ा अगर आप बच्चों को इंटरेस्ट के साथ पढ़ाओ तो शायद से वो आपके साथ बन के रहेंगे। और मेरा यही है कि मेरी क्लास में कंटेंट भी उनका चलता रहता है, साथ साथ मैं थोड़ा बहुत उनको हंसाता भी रहता हूँ। ओके सर, ग्रेट। But you have joined 2019 if I'm not wrong. So in a 1 year you achieved level of the top educator over there in the GS faculty especially. Now मुझे एक बात जाननी है सर, आपने मल्टीपल टाइम सीरियस भी क्वालिफाई किया है एंड ये चीज मुझे नॉलेज आप ही शायद बता सकते हैं, जीएस में कट ऑफ क्लियर करना मुश्किल होता है। बिल्कुल ठीक है। अब उससे बड़ी मुसीबत ये कि जीएस पढ़ी कैसे जाए, ठीक है। और उसमें जीएस में सर कंसिस्टेंसी, सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, कई सब्जेक्ट्स में रटना है, जैसे हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी में एक हद तक समझना है, फिर एक जगह स्टैटिक पार्ट आ जाता है। सो हाउ डू डील विद इट? क्योंकि बच्चे तो आपके निकालने की सीडीएस में आपके 60 बच्चे अभी अनअकैडमी से ही सेलेक्ट हुए हैं। नहीं, वो डेटा शुभम शायद से तुम्हें रॉन्ग मिला है, वो 60 नहीं, मोर देन 100 प्लस बच्चे हैं। अच्छा, इनसे काउंट नहीं है एक्चुअली, अगर मैं आपको बताऊं। ओके या ठीक है। तो सर फिर कैसे करते हो, मतलब क्या, मतलब आप जब पढ़ते थे तब क्या है और आज के टाइम में कुछ स्ट्रैटेजी में चेंज है? ओके शुभम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा एंड मुझे लग ही रहा था कि मेरा सवाल पूछा भी जाएगा। एज अ जीएस फैकल्टी में वो बिल्कुल एक क्वेश्चन बनता भी है। शुभम, मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि यार जब मैं सीडीएस एग्जाम दे रहा था ना, तो पहली बात तुम शुभम ये भी कह सकते हो कि हमारे टाइम पे कॉम्पिटिशन कम भी था, है ना। अब अगर मैं एक एग्जाम्पल के लिए बोलूं कि एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं कि अगर मेरे टाइम पे मान लो आप 7-8 लाख बच्चे सीडीएस एग्जाम दे रहे थे, तो आज मैं कह सकता हूँ कि भाई 12-13 लाख दे ही रहे होंगे, है ना। हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है, हम एक रफली आइडिया लेके चल सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ ना जीएस की, तो यार मैं अपने टाइम पे मैंने कभी जीएस का ज्यादा लोड नहीं लिया। मतलब आप ये कह सकते हो कि
ये नहीं कि मैंने लक्ष्मीकांत पढ़नी शुरू कर दी पॉलिटी के लिए या मैंने हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़नी शुरू कर दी, नहीं। मैं हमेशा से जनरल स्टडीज अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ता हूँ। मैं जब भी क्लास में पढ़ाता हूँ ना शुभम अनअकैडमी में, आप बच्चों से पूछना जी। मैं उन्हें हमेशा ये बोलता हूँ कि ठीक है तुम एग्जाम के लिए पढ़ो, बट यही सोच के मत पढ़ो कि बस एग्जाम निकालना ही मकसद है, उसी के लिए पढ़ेंगे 20 नंबर कट ऑफ के लेके आएंगे। मैंने कहा जब आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, आप ये सोच के क्यों नहीं पढ़ते हो कि अगर हम जनरल स्टडीज पढ़ेंगे तो यार ये हमें कहीं ना कहीं ग्रुप डिस्कशन में भी हेल्प करेगा, लेक्चरेट में हेल्प करेगा, इंटरव्यू में भी हमसे सवाल हो सकते हैं। मैं इस मेंटलिटी के साथ मैं पढ़ता था, ठीक है, बिकॉज आई नो कि जब मैं अगर पहली की बात बताऊं तो 12th के बाद मेरी, मतलब आप एक नहीं कह सकते मेरी कोई जीएस बहुत अच्छी नहीं थी पहले। मैंने 12th के बाद ज्यादा ध्यान दिया। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल मुझे कुछ नहीं आता था, बट 12th के बाद मैंने जीएस पे ज्यादा फोकस किया है। तो मैं भी पहले जब मैं आप कह सकते हो 2016-17 में जब मैं सीडीएस एग्जाम दे रहा था, तो मैं क्या करता था कि पॉलिटी पढ़ ली, साइंस पढ़ लिया, करंट अफेयर्स पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ लिया, 4 सब्जेक्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिए, उसी में मेरे जीएस में ठीक ठाक मार्क्स बन जाते थे। बाकी मैथ्स और इंग्लिश मिला के, मैथ्स और इंग्लिश में भी आप ठीक ठाक मार्क्स बना लो, आईएमए निकल जाता मेरा, और मेरा एम ही था कि मुझे आईएमए के लिए निकालना है। ठीक है और सर, हाँ। आपसे एक सवाल पूछा जाता है, सर मैं इतना पढ़ लूंगा तो मेरा निकल जाएगा क्या सर, ऐसा सवाल पूछा जाता है। शुभम मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। इनफैक्ट तुम यकीन नहीं मानोगे, जब भी कोई नया बैच स्टार्ट होता है तो पहला सवाल, सर जितना आप करा रहे हो उतना बहुत है। अब ये तो वही वाली बात होगी कि तुम किसी सब्जी वाले की शॉप पे जाके बोलते हो सर मैं आपसे टमाटर ले रहा हूँ, क्या सब्जी बनेगी या नहीं बनेगी? भाई ऐसा होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फेथ ऑन योर एजुकेटर ना, आप अपने टीचर पे भरोसा रखो। कोई एजुकेटर शुभम कभी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा एग्जाम में जाके निराश हो जी। बच्चे हमेशा ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। मैं बिल्कुल तुम्हारे सवाल की रिस्पेक्ट करूंगा कि सर कितने घंटे पढ़ने से पेपर निकलता है, सर मैं इतना पढ़ लूं तो हो जाएगा। देखो यार, हमें नहीं पता यूपीएससी क्या क्वेश्चन वहां देने वाला है, बट हाँ आप अपनी साइड से कोई भी 4 सब्जेक्ट जीएस के स्ट्रॉन्ग कर लो, अच्छे वाले जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, लाइक पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री पकड़ लो। अगर आप ये 4 सब्जेक्ट ढंग से पढ़ लेते हो तो मैं इतना श्योर होकर कह सकता हूं कि जनरल स्टडीज का पेपर निकालना कोई बड़ी बात नहीं अच्छे मार्क्स के साथ। अच्छा ठीक है सर, मैं यहाँ पर ना एक क्वेश्चन वापस लेकर आता हूँ। आपने कहा था कि जीएस को सिर्फ सीडीएस क्वालिफाई करने के लिए मत पढ़ो, ठीक है। नाउ मैं इसको थोड़ा डिटेल में, डेप्थ में लेकर चलता हूँ सर। ओके। डेप्थ में कैसे है सर? मुझे आप ऐसा बताना कि आप अनअकैडमी प्लस पे पढ़ाते हो, ठीक है, मुझे उस हिसाब से बताइएगा। सवाल सिंपल सा मेरा ये है सर कि लोग मुझसे कहते हैं सर मेरे में बहुत जोश है सर यूनिफॉर्म पाने के लिए, हद पागल हूं मैं, हद, ठीक है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं इस यूनिफॉर्म के लिए, बट सर जब मैं पढ़ने बैठता हूं सर मन ही नहीं लगता है। एक्चुअली वो दिखावे वाला जोश है, जिसके अंदर जोश रियल होता है वो शो नहीं करता है। कहावत सुनी शो में, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट द सक्सेस मेक द नॉइज। मैंने शुभम, भली मैं खुद कभी रिकमेंड नहीं हुआ हूं, बट मैंने एसएसबी अपनी लाइफ में बहुत दी है, बहुत धक्के खाए मैंने। मैं भी इलाहाबाद बोर्ड से कई बार रोते हुए बाहर होता हुआ आया हूँ, चप्पलें मैंने भी बहुत घिसी हैं। ऐसा नहीं इलाहाबाद बोर्ड का शायद ही कोई ऐसा बोर्ड होगा जहां मेरी मेमोरीज ना हो। अच्छा, 34, 11, 14 सब टिप्स पे है मेरी। मैं ये तक बता दूंगा तुम्हें किस बोर्ड का कलर का चेस्ट नंबर कौन सा है। अच्छा। मुझे रटे पड़े हैं, क्योंकि वो एक कहते ना यार, हमारा भी एक अटैचमेंट था, है ना। वो बात अलग है, हमें रिकमेंडेशन नहीं मिली, वी एक्सेप्ट दैट थिंग कि कोई कमी रह गई होगी। मैं आपको बताता हूँ, ये बच्चे जो बोलते हैं ना, मैं आज भी आप मेरी क्लास देखना, इनफैक्ट जब ये बच्चे इंटरव्यू देख रहे होंगे तो वो ये कमेंट करेंगे कि सर ने रियलिस्टिक बातें बोली हैं, जो पॉजिटिव तरीके से इंटरव्यू को देखेगा। बच्चे क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे अपनी आर्मी की डीपी लगा के रखते हैं, आर्मी के स्टेटस। अरे ये स्टेटस या आर्मी की डीपी लगाने से नहीं होगा सिलेक्शन। चुपचाप अपनी तैयारी करो, अपने अंदर वो क्वालिटीज बिल्ड करो जो तुम्हारे अंदर नहीं है। जैसे कि मैं बताता हूँ, यहाँ बच्चे इतना समय लगाएंगे कि मैं व्हाट्सएप की डीपी एक आर्मी ऑफिसर की लगा दूं, आर्मी के स्टेटस लगा देंगे। अगर उतना समय अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने में लगा दो तो शायद से मुझे लगता है कुछ एसएसबी की थोड़ी बहुत तैयारी शुरू हो जाएगी, व्हाट आई पर्सनली फील। ठीक है, दूसरी बात मैं यहाँ पे शुभम ये कहूंगा कि यार बच्चे करंट अफेयर बिल्कुल पढ़ने को तैयार नहीं है, ठीक है। इनसे अगर आज कोई पूछ ले कि ट्रिपल तलाक इशू क्या, ये नहीं बता पाएंगे। अभी अगर मैं इनसे बोल दूंगा गलवान वैली का इशू क्या, ये नहीं बता पाएंगे। जिसने पढ़ लिया वो बता देगा, लेकिन ये सब इंटरव्यू में पूछा जाता है। मेरे से पता नहीं क्या क्या सवाल पूछ लिए थे उन्होंने कि विशाल तुम्हारी हॉबी क्या है, तो मैंने गलती से बोल दिया सर मैं थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ लेता हूँ। और भाई साहब दे काउंटर पर काउंटर जो क्वेश्चन मारे थे ना, तो एट दैट टाइम मुझे मालूम है कि ये एसएसबी कोई नॉलेज का टेस्ट नहीं है, आई नो वेरी वेल कि एक पर्सनैलिटी टेस्ट है, बट हाँ यार उन्हें एटलीस्ट वो ये हमसे उम्मीद रखते हैं कि जो आर्मी में ऑफिसर हम लोग लेने जा रहे हैं, इसे दिन दुनिया का पता है, इसे पता है कंट्री में क्या चल रहा है, इसे पता है भी गलवान में क्या हुआ था, है ना। तो बिल्कुल भोंदू भी नहीं चाहिए ना यार उन्हें, वो बात ये लोग समझने को तैयार नहीं है। इनको बस ये कि बस पेपर निकाल के 20 नंबर ले आए जीएस में, 25 नंबर ले आए। अरे सिर्फ पेपर निकालने के लिए मत पढ़ो ना यार इतना, बल्कि मैं तो कहता हूँ इंटरेस्ट में पढ़ो। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि
ज्ञान से बड़ा मुझे लगता नहीं कि ज्ञान से बड़ी चीज कुछ इस देश में एग्जिस्ट करती है, बिकॉज जिसके पास ज्ञान है मुझे लगता है कि भगवान कहीं ना कहीं लोग उसको भी मानते हैं। बाकी आई डोंट नो ये कितना सही नहीं गलत। सर जरा यहां से मैं आगे लेके चलता हूँ, मेरा एक सवाल और है। आपने आई थिंक ये प्रॉब्लम फेस की होगी, आप इंटरेस्ट से भी पढ़ो, बस सर एक इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, आपने डील किया उससे? देखो तुम यही कहना चाह रहे हो ना कि मतलब पढ़ते पढ़ते कई बार थोड़ा सा मन नहीं लगता पढ़ने में, लाइक हाँ, या दैट। 2-3 दिन बाद छूट जाता है सर, वो रेगुलरिटी नहीं बन पा रही। वो होता है, लेकिन मैं बिल्कुल इसके बारे में बताना चाहूंगा। मैंने भी किया है फेस। देखो यार, ऑब्वियस सी बात है, हमारी कंट्री में कई सारे, देखो पढ़ने का मन कई बच्चों का नहीं करता है। वो सोचते हैं क्यों पढ़े बस। यार एक बात बताओ ना, बिना पढ़े क्या हम कोई इतनी बड़ी पोस्ट पे जा सकते हैं यार? मतलब इतनी कम एज में हमें आर्मी इतनी बड़ी रैंक दे रही है। अगर आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी पे जाना है तो मन लगाना पड़ता है। पता है, तुमने पूछा कि सर आपने भी प्रॉब्लम फेस करी, कि मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ मैं इसे हैंडल कैसे करता था। मैं हमेशा ये देखता था कि यार जो मेरे साथ वाले हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और मैं उनकी लाइफ को ना देख रहा था कैसे बदल रही है। मतलब जो कल तक हमारे साथ लड़का ऐसे ही घूमता था, आज जब वो सिलेक्ट हो गया, रिकमेंड हो गया, तो यार मतलब उसे हर जगह से एक रिस्पेक्ट मिल रहा है, एक फेम मिल रहा है, ठीक है। मतलब लोग उसे बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं कहते हैं ना अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि यार अगर हम लोग ऐसे ही रह गए तो मैं पूछेगा कौन। तो मैं उस चीज को बहुत पॉजिटिव में लेके मेहनत करता था और मेरा पढ़ाई में बहुत मन लगता था। इनफैक्ट शुभम, मैं तुम्हें बताऊं, मैं, हो सकता है कि कोई इस बात को बिलीव करे ना करे, मेरी मदर भी इस चीज का प्रूफ है, आप कभी पूछ सकते हैं। मैंने एक दिन में 12 से 13 घंटे भी पढ़ाई करी है। और ये रूटीन मैंने बहुत लंबे समय बना के रखा है, बिकॉज मैंने ना एक विल आ गई थी कि नहीं यार, जैसे ये बंदा निकला है मुझे भी निकलना है। यार आज ये सिलेक्ट हो गया तो देखो लोग इसे कितनी वाहवाही मिल रही है, हर जगह इसको रिस्पेक्ट मिल रही है, लोग इसके इंटरव्यू ले रहे हैं। कल को अगर हम निकल जाएंगे तो शायद से हमारे साथ भी ऐसा होगा। तो मैं ये चीज सोच के ना, मेरे साथ शायद से प्रॉब्लम फिर मतलब नींद तो कहीं ना कहीं उड़ी जाती थी। फिर तो ये कि रात 2 बजे भी अगर मेरे मन में डाउट आ गया ना, मतलब मैं सो रहा हूं, एक बार सपना आ गया कि भैया अकबर का किला कहाँ है तो मेरी नींद खुल जाएगी, मैं बैठ के गूगल करूंगा उसे ऐसा हुआ है ग्रेट। मेरे साथ हाँ, नहीं सीरियसली। होता होगा सर, बिल्कुल होता होगा। मुझे एक बात जाननी है, यू आर द फैकल्टी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री एंड करंट करेक्ट। अफेयर, ठीक है यस। सर? मेरा पहला सवाल ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल मोस्ट ऑफ द पीपल करंट अफेयर जब एग्जाम आने वाला होता है तब डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब चैनल से जाकर देखते हैं, सभी लोग एग्जैक्ट। करते हैं, दैट्स अ, हमारे लिए तो यूट्यूब वालों के लिए पिकअप है कि भाई इंस्टेंटली व्यू आ जाता है। पर आप ऑनेस्टली बताइए, आप करंट अफेयर डेली बेसिस पे करा रहे हैं, व्हाट मतलब कौन सा बेहतर है? कभी भी शुभम, ऑनलाइन क्लासेस अगर हम बात करें, पिछले 2-3 साल से, या चलो आप कह लो पिछले 4 साल से, ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो, डेवलप हुई है। जी। मतलब ऑनलाइन एजुकेशन ने बहुत जल्दी ग्रो किया है। हम्म। मतलब अगर मैं लास्ट के 4 इयर्स देखूं, पिछले 4 सालों में आप कह सकते हो ऑनलाइन एजुकेशन का बिल्कुल एक माहौल क्रिएट हो चुका है पूरे इंडिया में। पूरे वर्ल्ड में हो चुका है, बट हम इंडिया के सिटीजन है तो हम यहाँ की बात करते हैं। 4 साल पहले तक ऑफलाइन का क्रेज बहुत था। आप मैं 4 साल मैंने ऑफलाइन पढ़ा है देहरादून में। तब ऑफलाइन का जब क्रेज था तब क्या था पता है? 6 महीने की करंट अफेयर की बुक ले लो, 1 महीने की करंट अफेयर की कुंजी ले आओ, उससे पढ़ लो, हो जाएगा। ये स्ट्रेटजी ना पहले सही थी। और जब आज ऑनलाइन एजुकेशन है, मैं इस चीज को आज भी सही नहीं मानता हूं कि आप 1 महीने में सारे करंट अफेयर्स पढ़ लोगे। करंट अफेयर्स जो टीचर पढ़ाता है, जो एक्सपीरियंस है, आप कभी उससे बात करना शुभम, इनफैक्ट ये मेरी बात नहीं है, ये काम मैंने भी किया है। जब मैं भी सीडीएस की तैयारी करता था, भैया जरा एक ऐसी बुक दे दो जिसमें सारे साल का कवर हो। हाँ भैया ये ले जाओ ये पब्लिकेशन वो पब्लिकेशन, सॉरी मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, कि इसमें पूरे साल भर का है। बट उसमें पूरे साल भर की कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज ही रहते हैं, सारी चीजें कवर नहीं होती। करंट अफेयर को पढ़ने का जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो होता है डेली न्यूज एनालिसिस। अगर आप डेट वाइज पढ़ो ना, आपको पता रहेगा कि हाँ आज कंट्री में नेशनल इशू क्या हुआ, इंटरनेशनल क्या हुआ, स्पोर्ट्स में क्या हुआ, मोदी जी ने कौन सी नई योजना निकाल दी, मोदी जी कहाँ विजिट करने चले गए, हमारे तो वो भी करंट अफेयर बन गया। तो डेली बेसिस पे पढ़ने का मुकाबला ही नहीं है शुभम, आप उसे कंपेयर ही नहीं कर सकते। ये 6 महीने के करंट अफेयर, तुमने देखा होगा यूट्यूब में कई ऐसे महारथी टीचर्स हैं, 3 घंटे का सेशन पूरे साल के करंट अफेयर्स कवर है। अरे मैं समटाइम में बोलता हूँ, मतलब मजाक बना रहे हैं क्या एजुकेशन को? 3 घंटे में तुम पूरे साल भर के इवेंट्स बता दोगे, नेशनल इंटरनेशनल। मतलब यहां पे मुझे लगता है कि कहीं ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बच्चों का बेवकूफ बना रहे हैं। करंट अफेयर्स पढ़ने का जो मेन तरीका होता है वो होता है डेली, जो तौर तरीका है। हाँ, लेकिन ये चीज पता है कहां से ही बैठ जाती है? अब तुमने साल भर कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो लास्ट टाइम पे एक तुम कह सकते हो भैया वो तुम्हारे लिए एक कैप्सूल है, उसे खा लो चले जाओ पेपर देने। वो यही है, क्या पता कुछ बन जाए। ओके, ग्रेट। अब सर मैं थोड़ा स्टैटिक बात पे आऊंगा।
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एक मोमेंट पे आके थोड़ी ना कहीं स्टैटिक तो बनी जाती है, क्योंकि हमें याद तो करना ही पड़ता है। हर चीज रिवाइज नहीं की, मतलब हर चीज समझ के काम नहीं चलेगा। ठीक है, सो व्हाट्स योर शेड्यूल ऑन द रिवीजन, और इवन यू डू द रिवीजन और नॉट? मेरा मेरा अपना तुम मेरे मेरे टाइम की बात पूछ रहे हो मुझसे? मैं आपके टाइम की बात भी पूछ रहा हूँ, और राइट नाउ आप क्या फॉलो करते हो अनअकैडमी प्लस पर जब आप बच्चों को पढ़ाते हो? क्योंकि आप जब बता रहे हो 100 से ऊपर जा रहा है तो वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, कुछ आप ऐसा कराते हो तभी ऐसा हो रहा होगा। ओके, देखो मैं आपको बताता हूँ शुभम, मैंने जब अनअकैडमी ज्वाइन किया था, पहला दिन था मेरा, मुझे ये मार्कर भी चलाना नहीं आता था, बिकॉज मैंने तुम्हें पहले भी जब मेरी तुमसे बात हुई होगी, मैं तुमसे कहा था कि मुझे मार्कर चलाना ढंग से नहीं आता है। डिजिटल मार्कर, हम वही मार्कर ऑफलाइन पढ़ाने वाले टीचर्स थे, अपना इंक वाला मार्कर चलाना आता था। पहले दिन जब मैंने क्लास ली थी, मुझे याद, मेरी क्लास में सिर्फ 7 बच्चे थे। अब वो भी क्या हुआ था कि क्लास सबको लाइव देख रही होगी, सब ऐसे घुस गए होंगे, मैं मार्कर से बना रहा हूं एफ, वो ई बन रहा था, तो बच्चे मेरे पास हंस भी रहे थे। ठीक है, गलती उनकी नहीं है यार, गलती मेरी, उनके सामने एक टीचर बैठा, उसे मार्कर चलाना नहीं आ रहा है। मैं इतना डिमोरलाइज हो गया था कि मैंने कहा मैं छोड़ दूंगा, नहीं, मुझसे मुझसे हो नहीं पाएगा। बट मेरे मैनेजर ने मुझे मोटिवेट किया, नहीं विशाल, ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी, ट्राई, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करी मैंने, वाकई में मैंने बच्चों को कहानी की तरह पढ़ाना शुरू किया। आप मेरी कोई भी क्लास उठा के देख सकते हो, मैं कभी रटाता नहीं हूँ। बच्चा बोर तब होता है शुभम जब आप उसे रटाओगे, जैसे कि हमने भी अपने समय, हम कुछ डेमो वगैरह कोचिंग लेने गए, मैंने कभी रेगुलर कोचिंग नहीं ली, बट ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में मेरे समय पे, तब तो अनअकैडमी था भी नहीं, अगर मेरे टाइम पे अनअकैडमी होता तो मैं बहुत लकी होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, घर बैठ के पढ़ो सबसे बेस्ट। तो जब मैं अपने समय पे कभी एनडीए वगैरह की तैयारी कर रहा था, अगर मैं कभी किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में डेमो लेने भी गया ना, तो वहां पे देखा मैं टीचर सिर्फ लिखा रहे हैं, सिर्फ लिखा रहे हो बुक से, बाबर ये, बाबर वो, आर्टिकल 15 ये, लेकिन एक क्लैरिटी कहां है, इसका मतलब क्या है, कहानी कहां है, स्टोरी कहां है, समझाओ तो कुछ। तो बच्चा बोर होगा जीएस में, इसलिए जीएस को लोगों ने एक बोरिंग टैग दे दिया है कि जीएस बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। शुभम, आई प्रॉमिस यू, मैं ये गारंटी लेता हूं, तुम कभी मेरी हिस्ट्री क्लास देखना, तुम ये नहीं कह सकते कि यार हिस्ट्री इज अ बोरिंग सब्जेक्ट। मैं बिल्कुल कहानी बना के तुम उस कहानी में इतना अपने साथ ले जाऊंगा ना, एक सफर में तुम खो जाओगे। ये आपके ऊपर है कि आप बच्चे को कितना इंटरेस्ट से पढ़ा सकते हो। और हमारे इंडिया में कई सारे ऐसे टीचर्स हैं जो हिस्ट्री को एक कला की तरह पढ़ाते हैं, ना कि बोरिंग की तरह। तो यहां पर अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, जब मैं बैच स्टार्ट करता हूं तो मैं 6 महीने का समय लेके चलता हूं। मैं साफ बोलता हूं, कहीं सारे ऐसे बच्चे हैं, अरे सर तो बहुत समय लगा लेते हैं, टाइम लगता है। यार देखो, जनरल स्टडीज का कोई अंत नहीं है, ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। कई सारे एजुकेटर्स बोलते हैं लक्ष्मीकांत कर लो, अरे लक्ष्मीकांत बोलने से नहीं हो जाती, लक्ष्मीकांत को करने के लिए समय लगता है, वो इतनी मोटी किताब है, उसमें इतने सारे कंसेप्ट है भैया, वो सिविल सर्विस के लिए बुक बनी हुई है। और अगर आप उसे सीडीएस के लिए पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट इट विल टेक टाइम, वो समय लेगी। मैं शुभम 6 महीने का समय लेके चलता हूं अब। और मैं क्या करता हूं, पहले 2 सब्जेक्ट लेके चलता हूं, जैसे मैंने पॉलिटी के साथ हिस्ट्री ले लिया, पहले मैंने उन दोनों को खत्म कर दिया। जब 2-2.5 महीने में वो दोनों खत्म हो गए, चलो मान लो 3 महीने में खत्म हो गए, पॉलिटी हिस्ट्री 3 महीने में खत्म हो गए, 3 महीने मान के चलो। उसके बाद आप, मैं कह रहा हूं 2 सब्जेक्ट और उठा लो, चाहे आप ज्योग्राफी उठा लो, ज्योग्राफी के साथ आप करंट अफेयर्स उठा लो, है ना। पहले 2 सब्जेक्ट लो, 3 महीने में उन्हें खत्म करो, फिर 2 चेंज कर दो। पहले हिस्ट्री पॉलिटी उठाया, 3 महीने में खत्म, फिर करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी उठाया, 3 महीने में खत्म। उसके बाद रिवीजन करा दो ना 1 महीना, एमसीक्यू कराओ। रिवीजन से अच्छा मैं कहता हूं एमसीक्यू प्रैक्टिस कराओ, क्योंकि आप ऑलरेडी डिस्क्रिप्टिव पढ़ा चुके हो, अब एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। अगर आप एग्जाम से 1 महीने पहले, मैं कहता हूं 1000 एमसीक्यू भी कर लेते हो ना, मिक्स हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स की, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि आप एग्जाम में आराम से 40-50 क्वेश्चंस मार के आओगे। लेकिन अच्छे क्वेश्चंस, एक लेवल वाले क्वेश्चंस, उनको प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, चलिए सर, मैं यहाँ पर थोड़ा एक और बात लेता हूँ, बड़ा ही कॉमन सवाल है सर, पास्ट ईयर से तो शायद कुछ आता ही नहीं है, पास्ट ईयर करके होगा क्या? आप एमसीक्यू करा रहे हैं, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट सर? शुभम, मेरी क्लासेस जाके देखना, मैं पीवाईक्यूज बहुत कम कराता हूँ, कभी भी नहीं कराता। बच्चे मुझे बोलते हैं, ये शिकायत मुझे बोलते हैं, सर आपने पीवाईक्यूज नहीं, मैं नहीं कराता हूँ पीवाईक्यूज। क्यों नहीं कराता हूँ, उसका रीजन मैं आपको देता हूँ शुभम। यूपीएससी में मैंने जो ऑब्जर्व किया, ये मेरा ओपिनियन है, किसी और का नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट पहली बात ना के बराबर होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि होते नहीं है, बहुत कम परसेंटेज, आप चेक कर लेना। मैंने भी सीडीएसआर इतनी बार दिया है, इतने बार हमने पेपर का एनालाइज किया है, हमारा तो काम ही है, हम एजुकेशन फील्ड में, हमारा काम है कि यही सब चेक करना, बच्चों को पढ़ाना, ठीक है। पीवाईक्यूज बहुत कम मात्रा में रिपीट होता है, सबसे पहली बात। मैं पीवाईक्यूज पे जाता ही नहीं हूं, उन्हें कराता हूं नए मॉक क्वेश्चंस, या तो मैं खुद से बनाऊंगा, या मैंने कहीं पे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन देख लिया जो सीडीएस में नहीं आया है, तो वो मैं बच्चों को करा दूंगा। लेकिन मैं पीवाईक्यूज बहुत कम कराता हूं। लेकिन पीवाईक्यूज का एक फायदा है,
पीवाईक्यूज को आप पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज देख लेते हो तो शुभम यू विल गेट एन आइडिया, तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ किस किस टॉपिक से सवाल आ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आप प्रीवियस 5 साल के ऊपर उठा के देखो, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको वहां से सवाल दिख ही जाएगा हर पेपर में रफली। रिवोल्ट ऑफ 1857 आप उठा के देख लो, हर बार कहीं ना कहीं वो एक ऐसा टॉपिक है हिस्ट्री का जहां से क्वेश्चन आता ही है। कभी पूछ लेगा डंका शाह किसको बोलते थे, मौलवी अहमदुल्लाह को। आप पॉलिटी का फंडामेंटल राइट्स उठा के देख लो, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये कुछ ऐसे चुनिंदा टॉपिक्स बन चुके हैं जहां से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। आप प्रीवियस 5 साल के ऊपर उठा के देख लीजिए। इसके अलावा एक डिफेंस एक्सरसाइज आनी है, ब्रिक्स सम्मेलन, G20, एशियन, कहां कोई एक पूछ ही लेगा। जनरली आप देख रहे हैं क्वेश्चंस रिपीट होते ही हैं। एक आप ये पढ़ लीजिए, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, कौन हारा कौन जीता, एक आधा यहां से बनी जाता है। मतलब ये वो कोर टॉपिक्स हैं जिनको छोड़ने का मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। इसे बोलते हैं कि स्मार्ट सिटी। आप लास्ट टाइम पे अगर इन सबको भी देख लोगे ना तो बहुत हेल्प आपको पेपर में मिलेगी। ओके, ग्रेट सर, मैं आपकी बात सारी समझ गया। बट सर एक जो अनअकैडमी प्लस है अभी भी मेरे हिसाब से ना काफी लोगों के लिए एक हिडन गोल्डन रिसोर्स है जो लोगों को पता नहीं है मेरे हिसाब से, बहुत मेरे हिसाब से। सो व्हाट एक्चुअली हैपन ओवर देयर? क्योंकि जब आप कह रहे हो आप 100 से ज्यादा लेके जा रहे हो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई हो रहे हैं, तो वहां पर एक्चुअली क्यों हो रहा है कि जैसे मैं 12 महीने का जो प्लान है 12 मंथ का स्पेशली, विच आई पर्सनली फील कि वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है क्योंकि ऑटोमेटिकली आप सभी एग्जाम्स के लिए एनरोल हो जाते हो, सीडीएस, एफकेट, आईनेट, सीएपीएफ, आईबी। ठीक है, एक तो वो ऑटोमेटिकली जो भी आया एग्जाम ऑटोमेटिकली उसकी तैयारी वहां पर शुरू हो जाएगी। बट बियॉन्ड दैट उसका और बेनिफिशियल क्या है? देखो शुभम, जब भी मैं अनअकैडमी के बारे में बताता हूँ तो मैं हमेशा बताता हूँ कि भाई ये 1 महीने वाला प्लान है, 3 महीने वाला है, 6 महीने वाला, 1 साल और 2 साल का भी है। मेरा हमेशा बच्चों को यही सजेशन रहता है कि अगर आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में हो ग्रेजुएशन के तो 2 साल वाला लो, वो सस्ता भी पड़ता है। जितना बड़ा प्लान लोगे उतना सस्ता पड़ेगा। मैंने कहा चलो अगर ऐसा है कि 2 साल आप नहीं लेना चाहते तो एटलीस्ट 1 साल का लो, वो सबसे बेस्ट। मैं भी उसी को सबसे बेस्ट प्लान मानता हूं। क्यों? उसके पीछे शुभम रीजन ये है कि 1 साल का समय हमें चाहिए होता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए। आज हम 2021 में जी रहे हैं शुभम, इस टाइम पे गवर्नमेंट एग्जाम निकालना बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज। इनफैक्ट तुमने एक चीज मिस कर दी, एसएसबी। अगर तुम देखोगे तो हमारे अनअकैडमी स्टूडेंट्स ने एसएसबी के लिए भी कोचिंग मिल रही है। देयर आर लॉट ऑफ एजुकेटर्स इन आवर कैटेगरी। कोई ब्रिगेडियर है, कोई कर्नल है, कोई मेजर, मतलब मुझे एग्जैक्टली रैंक सबकी नहीं पता, बट कई सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स हमारी कंट्री में, मतलब हमारी अनअकैडमी की ऐप पे हैं जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को एसएसबी के लिए। तो आप मुश्किल से कितने का होगा यार 1 साल का? मेरे ख्याल से 9-10 हजार रुपए का होगा। उसमें 8,000 का, 8,000 का है। उसमें भी आप कोड अगर यूज कर लो तो 10% वैसे ऑफ हो जाता है। कुछ तुम्हारे कॉइन्स, क्रेडिट कॉइन्स होते हैं, वो भी लग जाते हैं। एक्चुअली देहरादून में मैंने काफी समय ऑफलाइन पढ़ा है शुभम, काफी टाइम। यहाँ पर सीडीएस की अगर आप कोचिंग लेने जाओगे ऑफलाइन, यहाँ पे 20,000 प्लस चार्जेस हैं ऑफलाइन कोचिंग के, मात्र 3 महीने की कोचिंग सीडीएस की। आई डोंट थिंक सो पर्सनली कि इस समय पे जो सीडीएस का लेवल हो चुका है कि कोई बच्चा 3 महीने पढ़ के निकाल लेगा। अब यहाँ पे कहीं होंगे सर मैं तो निकाला है, भैया हमें नहीं पता ना किस बच्चे के बेसिक कितने स्ट्रांग है, किसका। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा पढ़ा हुआ फंस जाता है पेपर में, बट आप मैक्सिमम परसेंटेज में अगर देखोगे 3 महीने में सीडीएस निकालना आज के समय में आसान नहीं है। बहुतों को देखा यार, बहुत मेहनती बच्चों को देखा, रोते हैं, वो नहीं निकल पाता। अगर 8,000 रुपए में हमें अनअकैडमी पूरे साल भर पढ़ा रहा है, वो भी एफकेट, सीडीएस, सीएपीएफ, एसएसबी, हर एग्जाम के लिए, और वो भी इतने सारे एजुकेटर्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई हो सकता है। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं अनअकैडमी का एजुकेटर हूं। इस समय मैं अनअकैडमी की टी शर्ट पहन के नहीं बैठा हूं, इस समय एक आम इंसान बन के यहां बैठा हूं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अनअकैडमी के फीस स्ट्रक्चर से, मतलब कम फीस तो मैं नहीं मानता शायद से कहीं होगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, क्योंकि हमारी फीस बहुत रिजनेबल है, प्लेटफॉर्म में अच्छे एजुकेटर्स हैं, और यही रीजन है कि मैं आज तक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूं और आगे भी जुड़ा रहूंगा। चलिए सर, इसमें थोड़ा टीचिंग के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द टीचिंग। यू आर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। अब मैं बात करना चाहूंगा सर, हिस्ट्री में अगर बात करें, सो व्हाट यू गिव इंपॉर्टेंस, क्योंकि जब आप शुरुआत कराते होंगे ऐसा थोड़ा ना होता होगा कि पूरा ही पढ़ाना शुरू कर दिया। आपकी भी कोई स्ट्रैटेजी होती होगी ना कि भाई मैं ये पहले पढ़ाऊंगा, मॉडर्न पहले पढ़ाऊंगा, आर्ट एंड कल्चर पहले पे ध्यान दूंगा। सो व्हाट्स योर स्ट्रैटेजी? एक्चुअली शुभम, मैं हिस्ट्री जब पढ़ाता हूँ तो मैक्सिमम टाइम्स मैं एंशिएंट से स्टार्ट करता हूँ यार। एंशिएंट हिस्ट्री पहले, फिर मिडिवल, फिर मॉडर्न। अब यहाँ पर कई सारे बच्चे क्लास में आके बोलते हैं कि सर मॉडर्न से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, सर आप मॉडर्न कराइए। किस समय उन टीचर ने कहा था कि मॉडर्न पढ़ के जाओ, बस जाओ। यार देखो, मुझे लगता है कि आज के समय पे ना, एक तो दुनिया भर के एजुकेटर्स बन चुके हैं,
और अपनी अपनी राय बांटते फिरते हैं। लेकिन मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे करना चाहूंगा कि अगर सिर्फ मॉडर्न पढ़ने से काम चल जाएगा, क्या यूपीएससी ने हमें लिख के दिया है क्या रिटर्न, कहीं रिटर्न में कि हम मॉडर्न से ही सवाल देंगे? कई बार सीडीएस का पेपर ऐसा भी आया, आप देखना वहां पर आपको मॉडर्न के क्वेश्चन कम नजर आएंगे, वहां पर आपको मुगल अंपायर यानी कि जो मिडिल हिस्ट्री का टॉपिक है और एंशिएंट हिस्ट्री से आपको सवाल ज्यादा दिख जाएंगे। तो छोड़ नहीं सकते आप, बिकॉज यूपीएससी ने ऐसा कहीं मेंशन थोड़ी किया है कि हम मॉडर्न से ही क्वेश्चन देंगे। तो मेरा ये रहता है कि मैं एंशिएंट से शुरू करता हूं, फिर मिडिवल, फिर मॉडर्न। लेकिन हाँ, आलतू फालतू के टॉपिक्स में नहीं पढ़ाऊंगा। जैसे मुझे पता है कि एंशिएंट हिस्ट्री शुरू होती है एजिस, स्टोन एज से, पैलिथिक एज, मेसोलिथिक एज। तो अगर मुझे पता है कि समय है मेरे पास तो मैं वो कवर कर दूंगा। अगर मुझे पता है कि मेरे पास समय नहीं है तो मैं पहला टॉपिक उठाऊंगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद वैदिक एरा, वैदिक एरा के बाद सीधा मैं जाऊंगा मौर्य अंपायर, गुप्ता अंपायर, ठीक है, इसके अलावा बुद्धिज्म, जैनिज्म। अगर मैं कहता हूं ये जो टॉपिक मैंने जनरली अपने मुंह से बोल दिया ना शुभम, आप इन टॉपिक्स को भी अच्छे से पढ़ लोगे तो ये एंशिएंट हिस्ट्री के बैकबोन टॉपिक्स है, आपको कहीं सवाल यहां से देखने को मिल जाएंगे। हाँ, आपके पास समय है तो आप पढ़िए मगध अंपायर, पल्लवास, पढ़िए आप लोग चालुक्यास, लेकिन उसके लिए समय चाहिए। तो मेरा क्या रहता है कि मैं एंशिएंट से शुरू करता हूं, फिर मिडिवल में दिल्ली सल्तनत, मुगल अंपायर, फिर मॉडर्न हिस्ट्री पूरी। ठीक है, सो कोई बुक आप रेफर करना चाहोगे, क्योंकि आप पढ़ाते हो तो आप भी तो कोई बुक रेफर करते होगे? बिल्कुल, मैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए रेफर करना चाहूंगा, स्पेक्ट्रम चलती है, बट स्पेक्ट्रम बुक काफी अच्छी है, हर टीचर स्पेक्ट्रम रेफर करता है यार। लेकिन वो ये कि वो ना बिल्कुल मुझे लगता है कि बहुत ही शॉर्ट में दे रखी है। मतलब बुक में है बहुत ही डिटेल में, बट शॉर्ट में। बट हाँ, ये कि सीडीएस के लिए स्पेक्ट्रम बेस्ट है, क्योंकि फिर अगर मैं स्पेक्ट्रम के अलावा कोई और बुक बोलूं, अलका मेहता, बीएल ग्रोवर वगैरह, तो बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो उसमें कंटेंट भी बहुत ज्यादा है और कुछ ज्यादा ही हो जाता है, तो वो पढ़ने का भी रिक्वायरमेंट नहीं। तो स्पेक्ट्रम इज द बेस्ट। ठीक है सर, नाउ लेट्स मूव द पार्ट ऑफ द पॉलिटी सर। या ठीक है, पॉलिटी एक ऐसा पार्ट है सर जो कि कभी कभार करंट अफेयर से भी थोड़ा बहुत निचोड़ता है। उसका खुद का एक पार्ट है जिसमें सीएम और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर एक साथ कैसे काम कर रहे हैं, प्लस एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन है, ये तीन में। और एक बड़ा ही शॉर्ट पार्ट है जिससे क्वेश्चन आता है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, हाँ 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 इससे हाँ क्वेश्चन हाँ आता ही आता है। हाँ। नाउ यहाँ पर भी सर एक खिचड़ी है। पहली बात तो लोग स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करते हैं, और मेरा मेरा पर्सनली मानना है कि स्टार्टिंग से कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन पढ़ने लगते हैं तो थोड़ा मुश्किल लगता है, कि स्टैटिक बहुत लगता है वो। बट वहीं अगर मिडिल वाले पार्ट में आते हैं जहां पर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ याद ही करना ही नहीं है। वो तो भाई एक बार पढ़ लो, देख लो और हो गया काम। बिल्कुल, आई एग्री, आई एग्री। सो व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट, कि आप कैसे कराते हो पॉलिटी? मैं हमेशा स्टार्टिंग से कराता हूँ क्वेश्चन मेकिंग से। उसका ओके। रीजन, अगर बच्चे को क्वेश्चन मेकिंग ही ढंग से नहीं पता है, आप उसे कैसे पूरा क्वेश्चन आगे पढ़ा सकते हो? उसे पता तो हो कि क्वेश्चन के अंदर आर्टिकल का मीनिंग क्या है, शेड्यूल का मीनिंग क्या है, पार्ट का मीनिंग क्या है। एंड डेफिनेटली शुभम, ये बात मैं तुम्हारी एग्री करता हूँ, शुरू का ही पार्ट पॉलिटी का बहुत बोरिंग हो जाता है कि एम एन रॉय ने एक आइडिया दिया था, कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था। बिल्कुल, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, बोरिंग होता है। लेकिन मैंने शुभम तुम्हें स्टार्टिंग में भी ये बात बोली थी, मैं अभी भी कहूंगा, डिपेंड करता है पढ़ाने वाले पे। आप चीजों को जितना ज्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ाओगे ना, आई प्रॉमिस शुभम, बच्चा उतना आपको लाइक करेगा, उतनी भीड़ आपकी बढ़ेगी। मैंने आपसे क्या बात बोली थी कि मैंने पढ़ाना 7 बच्चों से शुरू किया था अनअकैडमी पे, और मेरी क्लास में जो हाईएस्ट रिकॉर्ड गया है, मतलब चाहे स्पेशल क्लास हो, चाहे मैं प्लस का तो नहीं बोलता हूं, स्पेशल क्लास में मेरी क्लास में बच्चे 2000 प्लस क्रॉस करें, ठीक है, ये मेरा हाईएस्ट एक बार गया है। वरना 1500-1600 पहले नॉर्मल रहते थे, अभी पेपर नहीं है तो अभी 1000 तक की स्ट्रेंथ के आसपास में बच्चे रहते हैं स्पेशल क्लास में। और प्लस की बात अगर मैं तो बताऊं तो 400-500 बच्चे मेरी प्लस पे भी लाइव रहते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इंटरेस्ट से पढ़ाना बहुत जरूरी है। जब तक आप बच्चों को थोड़ा एंटरटेन करके इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ोगे, बच्चा नहीं बैठेगा यार ऑनलाइन क्लास में, आपको थोड़ा इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने जब क्वेश्चन मेकिंग पढ़ाया था, मैंने पूरी कहानी की तरह उन्हें बताया कि भाई देखो, एमन रॉय ने इसलिए आइडिया दिया था बिकॉज हम लोगों पे बहुत प्रेशर बढ़ रहा था, अब हमें डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। पूरी कहानी में लेके चले गया मैं उन्हें खुद नहीं पता चला होगा 1 घंटा कब खत्म हो गया। तो आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग से ही पढ़ो यार, बिकॉज कोई पिक्चर आप स्टार्टिंग से देखोगे तो ही उसका मजा है, बीच से देख के फायदा नहीं है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत कठिन है, बहुत आसान है, लेकिन बस ये कि थोड़ा इंटरेस्ट के साथ उसे पढ़ो, क्योंकि स्टार्टिंग से पढ़ोगे ना तो कॉन्सेप्ट में बहुत क्लैरिटी आएगी। और पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बिना कंसेप्ट क्लियर करे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। पॉलिटी क्या है? हिस्ट्री, कहानी, पॉलिटी टोटल कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। रूल्स रेगुलेशन नहीं पता कैसे कर लोगे? और ये जो तुमने बोला पीएम प्रेसिडेंट, यहाँ तो बस तुम्हें पता है इनकी क्वालिफिकेशंस पढ़ लो, इनकी पावर्स पढ़ लो, इंपीचमेंट पढ़ लो, हो गया खत्म। ओके ग्रेट सर, पर पॉलिटी, चलो मैं पॉलिटी पे थोड़ा दोबारा बाद में आऊंगा, मैं करंट अफेयर पे आता हूँ। लेट्स टेक द पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स।
सर इस बार जो करंट अफेयर है आपने शायद नोटिस किया होगा, सीडीएस के पेपर में स्पोर्ट्स नहीं आया, हाँ या स्पोर्ट्स गायब था। जैसे आपने एक एग्जांपल दिया था कि जैसे टेनिस का आता है, मैं भी मानता हूँ आता है, हर साल आता है, बट इस साल नहीं आया। हाँ नहीं आया। ठीक है, अब मैं जरा एक ओवरऑल बात पे करता हूँ। आपने हल्की से हाईलाइट दिया था जो चीजें कही जाती हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री कर लो, ठीक है, पॉलिटी में फलाना पार्ट कर लो, ठीक हाँ है, हाँ उसके बाद आपकी क्या कह जाते हैं, ज्योग्राफी आ जाए तो इंडियन ज्योग्राफी कर लो, ठीक है, हाँ करंट अफेयर आ गया तो हमें मोटा मोटा तो मुझे भी पता है कि भाई डिफेंस से क्वेश्चन आना है, एक्सरसाइज से आना है, एक स्कीम आनी है, तो उतना तो मैं देखूंगा देखूंगा। बट ओवरऑल जो ये पीरियड होता है लोग स्किप कर रहे होते हैं, ये वाला पार्ट मेरे हिसाब से जो शुरुआत के 3-4 महीने होता है, मेरे हिसाब से ज्यादा मेहनत करने का होता है, और यही पीरियड लोग सबसे हल्का ले रहे होते हैं। हाँ। डू यू एग्री ऑन द सेम पिच सर? यार देखो, बच्चे क्या करते हैं ना हमारी कंट्री में, जो मैं इतने समय से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जो मैंने देखा है, ये लोग पता क्या करते हैं, जैसे कि शुभम, मैंने अकेडमी का ही एक्सपीरियंस तो बताता हूँ। जब पेपर के लिए 1 या 2 महीने रह जाते हैं ना, तुम क्लास की स्ट्रेंथ दिखा करो। भाई बिल्कुल बहुत भीड़, खतरनाक खतरनाक। बहुत ज्यादा भीड़। अब जैसे तुमने ऑलरेडी अपने मुंह से बात बोली थी है। जैसे अभी फरवरी आप समझो खत्म हो गया, मार्च मान लो स्टार्ट हो गया, हम कहते हैं मार्च शुरू हो गया, मान लो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं। जी। अभी बच्चा सोच रहा है अभी तो बहुत समय है, अरे अभी तो अब नवंबर में पेपर है, आराम से पढ़ूंगा। ये मार्च अप्रैल मई कैसे पानी की तरह निकलेंगे ना, पता भी नहीं चलेगा। समय ऐसे निकलता है यार, नहीं पता चलता। मैंने देखा है यार, हम भी पेपर दे चुके हैं, इस एग्जाम को निकाल हमने भी लिया है, हमें पता है, हम भी इस फेज से गुजर चुके हैं। ये क्या करते हैं कि जब लास्ट के 2-3 महीने रह जाते हैं, बस तब ये सोचेंगे क्लास में चल जाओ और तैयारी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। 3 महीने में आप हर चीज नहीं कवर कर सकते, बिकॉज आपको सिर्फ जनरल स्टडीज नहीं पढ़ना होता, इंग्लिश और मैथमेटिक्स भी है यार, उसे भी तो समय दोगे ना। और फिर तुम्हें क्लासेस भी देखोगे तुम। फिर ये बोलते हैं सर, सर हमें सेल्फ स्टडी का समय नहीं मिल रहा है। मेरे भाई एक बात बताओ, तुम लास्ट के 2 महीने में अब क्लास ज्वाइन कर रहे हो, अब क्लासेस भी दुनिया भर की तुम्हारी बढ़ेंगी, बिकॉज तुमने पढ़ा कुछ नहीं है, और तुम्हें उस टाइम पे सेल्फ स्टडी का समय मिलेगा कैसे? तो अभी से रूटीन पता क्या है, अपनी मार्च से अपनी तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। लिमिटेड क्लासेस देखो, थोड़ा अपना सोने का समय अलग निकाल लो, खाने पीने का समय अलग निकाल लो, फैमिली टाइम अलग निकाल लो, बाकी टाइम अपनी सेल्फ स्टडी करो। और सर यही बात मुझे लगता है जॉब वालों को समझने की बहुत जरूरत है। जॉब वाले बहुत बार पूछते हैं कि हम तैयारी कैसे करें। शुभम, मुझे ऐसा लगता है कि यार पता है, कुछ लोग हमारी कंट्री में ऐसे हैं जिनको ना मतलब हर चीज में मतलब दिक्कत ही रहती है। देखो आपने सुना होगा, हमारे कंट्री के अंदर कहीं सारे हमारे पास मोटिवेशनल एग्जांपल्स हैं, जिन लोगों ने जॉब के साथ यार आईएएस यूपीएससी जैसे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, ये सब आर्गुमेंट्स हैं, ये सिर्फ एक्सक्यूजेस होते हैं। जिसको पेपर निकालना होता है ना भाई, वो जॉब के साथ भी पेपर निकालता है। सही मैंने बात सही है कि जॉब के साथ निकालते हैं, बट थोड़ी उनकी मदद करते हैं कि जॉब में इनको ये टाइम इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, हाँ पहली देखो, बात। हम्म। जो बंदे जॉब कर रहे हैं, उनका जो मुझे लगता है कि बेस्ट रूटीन होना चाहिए। भाई मुझे पता है, इंसान जब सुबह से शाम तक जॉब करता है थक जाता है, हाँ। वो क्या करे, अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के 2 घंटे पढ़ ले। बाकी जब वीकेंड में उसको ऑफ रहता है ना, उस समय को वो ज्यादा पढ़ाई को दे, हाँ घूमने के बजाय। ठीक। और मेरे हिसाब से जो जॉब वाला होता है उसके पास कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिसोर्स पे मतलब नाच रहा है, मतलब कभी ये किताब उठा रहा है, कभी ये उठा रहा है, कभी ये एग्जैक्टली, रिसोर्स उठा रहा है। एग्जैक्टली शुभम, एग्जैक्टली। ये जॉब वाले पे ऑप्शन ही नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना यार, यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, 10 लोग ही जाके सुनते हैं। आप एक बात पे बिलीव करोगे, मैंने कई बड़े बड़े महान प्रोफेसर्स के मुंह से एक बात सुनी है, एक बुक को पढ़ो 10 बार पढ़ो, एक ही बुक को, वो बेस्ट है। आप सोचोगे मैं पॉलिटी में नोट्स भी पढ़ लूं, मैं लक्ष्मीकांत भी पढ़ लूं, मैं एनसीईआरटी पढ़ लूं, सब पढ़ लूं, भाई सब कुछ नहीं पढ़ना है। एक अच्छी सोर्स पकड़ो। मैं कह रहा हूं 2-3 जगह से अपना पता करके एडवाइस लेके अच्छे लोगों से एक सोर्स पकड़ो। जैसे पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत कह लो, मैं ब्लंटली बोल रहा हूं, अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो तो लक्ष्मीकांत बुक से एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना ही नहीं है, आप वो बुक ही पढ़ लो ढंग से। मैं कह रहा हूं पॉलिटी का शायद ही कोई क्वेश्चन आपसे मिस हो जाए। ये बात ट्रू है सर, और इसलिए मुझे अनअकैडमी बेस्ट लगता है कि आप कभी भी उठा के कभी भी पढ़ सकते हो, कहीं से भी शुरू कर सकते हो। बिल्कुल यार, और इतने सारे एजुकेटर्स हैं। सबसे पहली बात, तुम्हारे पास चॉइस है। एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में क्या होता है, आप पढ़ने चले गए, एक ही टीचर है, नहीं समझ में आ रहा तो तो ये बच्चा मजबूरी है, पढ़ना ही है। बस बस बच्चा से क्लास आना बंद कर देगा। यहाँ पे ये तो है कि अगर चलो मैं कह रहा हूँ मैं ही हूँ, अगर मेरा ही समझ नहीं आ रहा, बच्चा किसी और क्लास में चल जाएगा भाई। तो ये फायदे हैं। देखो यार, अब वही वाली बात है ना, जब हम ये बात अपने मुंह से बोलते हैं तो बच्चों को लगता है प्रमोशन कर रहा है, लेकिन हम प्रमोशन, हम रियलिटी बता रहे हैं। रियलिटी है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही रियलिटी है सर। ठीक सर, यहाँ से जरा आप आगे चलते हैं।
ज्योग्राफी पे आते हैं, सारी बातें कर ली हमने। अच्छा पॉलिटी की किताब और बता दीजिए आप, क्योंकि बहुत एम फेमस किताब है लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत के अलावा मैं कुछ और बोलूंगा ही नहीं, इट्स इनफ यार। बट सर आपको थोड़ी बोरिंग लगती, मतलब पढ़ने में थोड़ा, क्योंकि आप तो एक्सपर्ट हैं, आप तो जमे हुए खिलाड़ी हैं, ठीक है। पर मेरे हिसाब से लक्ष्मीकांत शुरुआत से लेके एंड तक पढ़ना ही बड़ा मुश्किल काम है। पूरी पढ़नी नहीं है ना शुभम। मैंने क्या बोला, प्रीवियस 5 साल के पेपर देखो, थोड़ा आइडिया लो कि कहाँ कहाँ से मेन मेन क्वेश्चंस बन रहे हैं, पहले उनको निपटा लो। ठीक है, और मेरा मुझे ऐसा लगता है शुभम कि जैसे तुम जनरल स्टडीज को माइंड भी क्या था, तुम्हें भी बोरिंग लगता हो, बट मैं सजेशन दूंगा कि जिसको लक्ष्मीकांत आप पढ़ दो, बुक आप हिस्ट्री की पढ़ लो, बोरिंग आपको वो भी लगेगी। आप ज्योग्राफी उठा लो, वो आपको और बोरिंग लगेगी। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको जनरल स्टडीज बोरिंग लगता है ना, या आपको इतनी अच्छी हैबिट नहीं है पढ़ने की बुक्स, तो बुक्स ना पढ़ के किसी एजुकेटर के साथ साथ पढ़ो, मजा आ जाएगा। ठीक है सर, आपने 5 साल के पेपर का एनालिसिस किया, आपने तो, आप ऑन टच में, आप ही बता दो सर क्या है, व्हाट इज द एनालिसिस, की उसमें क्या चीज पहले प्रायोरिटी पे रखनी चाहिए। पॉलिटी के अंदर, हाँ। पॉलिटी के अंदर मुझे लगता है एक तो टॉपिक हो गया आपका प्रेसिडेंट, हम्म। ठीक है, एक आपका प्रेसिडेंट हो गया, एक आपका जुडिशरी वाला पार्ट हो गया, जुडिशरी के अलावा आपका पार्लियामेंट हो गया, प्रेम्बल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हो गया, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, और आप कह लो वाइस प्रेसिडेंट कह लो, इसके अलावा सेंटर स्टेट रिलेशंस। ओके ठीक है सर, यहां से लेते हैं, अब आते हैं ज्योग्राफी पे। सर ज्योग्राफी के लिए पहली बात तो फेमस एनसीईआरटी है, हाँ, बट मैंने देखा है थोड़ा ना जंबल है उसमें। अब लोग 11th 12th की ज्योग्राफी को भी जरा प्रेफर करते हैं और 9th 10th को भी करते हैं। देयर इज अ नाउ अ बैटल इज गोइंग ऑन बिटवीन बोथ। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है, देखो कौन सी नाइन्थ सही है क्या टेंथ की खराब है। पढ़ने से अच्छा है कि आप 11th और 12th की पढ़ो, उसमें ओके। कंटेंट बहुत अच्छा है, अच्छा। बहुत अच्छा है। देखो ऑब्वियसली बात है, 9th 10th की जो एनसीईआरटी बुक्स होंगी शुभम, कहीं ना कहीं वो 11th 12th की कंपेरिजन थोड़ी बेसिक ही रहेंगी, है ना। जी। और क्या होता है कि आपकी फाउंडेशन और अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी अगर आप 11th 12th की पढ़ लेते हो। और मैं कहता हूँ कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ ले तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज बिकॉज थोड़ी टिपिकल है, ये बात मैं एग्री करूंगा, हर किसी को जल्दी से नहीं समझ में आती, मुझे दिक्कत हुई है, मैंने फेस किया है। तो उससे अच्छा मैं कहूंगा कि ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आप जीसी लियोंग बुक को यूज करें, बहुत बेस्ट किताब है। मतलब उसको देख के आपको एक होता है ना कि बुक को पहले इतनी मोटी किताब, बच्चों को एक मेंटेलिटी सेट होती है, उसका साइज भी बहुत जेन्युइन है, उसका कंटेंट शुभम, मैं मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मैं कह रहा हूं तुम एक तरफ एनसीईआरटी को खड़ा कर लो, एक तरफ जीसी लियोंग खड़ा कर लो। जीसी लियोंग बहुत जबरदस्त बुक है, मतलब अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो ना, गो गो फॉर जीसी लियोंग। मैं कह रहा हूँ इजिली वो आपका फिजिकल ज्योग्राफी इतना स्ट्रांग कर देगी कि आई डोंट थिंक सो फिर आपको और कहीं से फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने की नीड है। मैंने पढ़ी है बुक। ठीक है सर, अब जरा ज्योग्राफी पे आते हैं सर। ज्योग्राफी की वास्टनेस भी अपने अलग लेवल पे है, जैसे बिल्कुल है, डांस हो गए, आपकी सेंचुरीज हो गई, आपके डैम हो गए, दीज आर द ऑल स्टैटिक पार्ट। बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, मैं अब स्टैटिक को यहाँ पर रख रहा हूँ साइड में, अब नाउ मैं दूसरी चीज लेकर आ रहा हूँ जिसमें सब समझना है। सॉइल पैटर्न, वेजिटेशन, टाइप्स ऑफ ट्रीज जो होती हैं हमारी, ठीक है भाई, एवरग्रीन प्लांट्स हो गए, टॉपिकल ग्रीन हो गए, ठीक। उसके बाद आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में डिवीजन जो होता है वो, ये सब समझने वाला है। अब हम्म, आप मुझे ये बात बताओ, मैं पर्सनली तो स्टैटिक्स से मैंने कभी छुआ नहीं है, क्योंकि मुझे लगता था यार एक तो याद करने में समय बहुत लगता है, टाइम भी बहुत जाता है, तो मैंने अपनी सीडीएस की तैयारी में तो कभी छुआ ही नहीं था। मैं तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ जो याद करने वाला समझ के जाना था ना वो करके चला जाता, क्योंकि एक बार में समय कम जा रहा है और मेरा आउटपुट ज्यादा निकल रहा है। आपकी क्या सर पॉइंट ऑफ व्यू हो उसके बारे में। देखो यार शुभम, इट्स डिपेंड ऑन टाइम। अगर तुम्हारे पास समय है ज्यादा, तो आप पढ़ सकते हो सब चीजें ना। लेकिन मेरा यहाँ पे एक सिंपल सा सेशन आपके रहेगा। आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं बिल्कुल एग्री करूंगा, बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर आपके पास टाइम है तो आप ना कवर करो, छोड़ो कवर मत। करो बिल्कुल। पता है शुभम क्यों? क्योंकि ना यार मैंने कई बार सीडीएस एग्जाम में देखा है कि कई बार बच्चे बहुत मतलब निराश होकर आते हैं कि सर हम ये सब पढ़ के गए थे, सर वो सब आया नहीं पेपर में। हाँ। और कई बार ऐसी चीजें आ जाती हैं जो बच्चे ने सोचा ही नहीं होता। इनफैक्ट शुभम मैं आपको बताता हूँ, ज्योग्राफी के जैसा आप बात कर रहे हो ना, ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स बहुत कॉमन है, जैसे एक ट्रांसपोर्टेशन हो गया आपका। जी। आप बिल्कुल रट्टू टॉपिक है वो, इंडस्ट्रीज हो गई, ये रटने वाले टॉपिक्स हैं, इनको ढंग से रटो। मैं कह रहा हूँ एक आधा सवाल आपको अच्छा देखने को मिलेगा। टाइप्स ऑफ रॉक्स हो गए, टाइप्स ऑफ सॉइल हो गया, इन टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है। ज्योग्राफी में जो आपको मेरे हिसाब से दिक्कत आती है ना, वो आती है फिजिकल ज्योग्राफी, जो मैं पर्सनली फील करता हूँ। बिकॉज फिजिकल ज्योग्राफी में ना कंसेप्चुअल चीजें हैं। आप ज्योग्राफी का पेपर उठा के मतलब आप अगर सीडीएस का जीएस का पेपर उठा के देखोगे, अराउंड 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आते हैं, ठीक है। उन 14-15 क्वेश्चंस में जो फिजिकल ज्योग्राफी के सवाल रहते हैं, आप चेक करना, चाहे वो वॉल्केनो से आया हो, अर्थक्वेक से आया हो, प्लेट टेक्टोनिक से आया हो, ठीक है,
वो आप तभी कर सकते हो जब आपको पता होगा कि हाँ भैया प्लेट्स कितने टाइप की होती हैं, प्लेट्स कैसे मूव करती हैं, प्लेट जो है कैसे आपस में मतलब टकराती कैसे है ना। इसके अलावा आपको अर्थक्वेक के बारे में पता होना चाहिए, भूकंप आता है कैसे, सुनामी कैसे आती है ना। अब किसी को यही नहीं पता कि भैया कि मतलब बेसिक ही नहीं पता कि हाँ यार पानी का प्रेशर कैसे लगता है, हवा कैसे मूव करती है, तो वो कभी भी फिजिकल ज्योग्राफी के सवाल सॉल्व नहीं कर सकता। यहीं पे जैसे तुमने भी बात बोली कि सॉइल हो गया, रॉक्स हो गया, ये सब रटने वाले टॉपिक्स हैं। आपको पता है कि हाँ मैं ब्लैक सॉइल की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र में उगती है, कॉटन क्ले फेमस है, मुझे पता है भैया ये पानी को होल्ड कर सकती है, इसको हम रीगर सॉइल भी बोलते हैं, है ना। ये पढ़ लो किस किस स्टेट में है, कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती है, आपका सवाल बन ही जाएगा। सेम रॉक्स की आप प्रॉपर्टीज पढ़ लो, इग्नियस रॉक्स के टाइप्स पढ़ लो। आप प्रीवियस पेपर देखिए, मेटामॉर्फिक मतलब एक जनरल क्वेश्चन जो एनडीए स्टडीज में दोनों में मैंने देखा है, 4 पत्थर के नाम आ जाएंगे, 4 रॉक्स के नाम आ जाएंगे, बताओ इनमें से कौन सा सेडिमेंट्री नहीं है। अगर मैं बता रहा हूँ रॉक्स के तो आप एग्जाम्पल भी पढ़ लोगे ना सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक और इग्नियस के, तो भी काम बन जाएगा। अभी कुछ समय पहले मैंने एक क्वेश्चन देखा था कि वो कौन से रॉक्स जिनको प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं, मतलब मैं हंस रहा था, आई वाज लाफिंग, मैंने कहा यार ये क्या, इग्नियस रॉक्स मतलब है ना, इग्नियस से बनते हैं मेटामॉर्फिक जी जी सेटामॉर्फिक। जी जी। बच्चे को मेरे पास लेके आ रहे हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा। तो यहां से आप समझो कि बच्चे पहले बेसिक चीजें नहीं पढ़ते हैं, वो सोचते हैं कि बस सीधा हम हाई फाई पढ़ लें, बेसिक से हाई तक जाओ। लेकिन मैं कहूंगा छोड़ना नहीं चाहिए, जो आपका क्वेश्चन था, अगर समय तो पढ़ के जाओ, पढ़ के जाओ। समय नहीं है तो आप क्या करो, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लो। फिर देखो गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती, बट मेरा मानना है कि अगर सीडीएस एग्जाम निकालना ही निकाल लेना तो दिस इज द बेस्ट टाइम। मार्च 1 तारीख से अपना शेड्यूल बनाओ, अनअकैडमी में नए नए बैचेस आ भी चुके हैं, ठीक है। मुझे लगता है सारे अच्छे एजुकेटर्स वहां पढ़ा भी रहे हैं, आप इजिली उनके साथ उनकी गाइडलाइन के साथ तैयारी कर सकते हो। और पेपर से 2 महीने पहले आप फ्री भी हो जाओगे, उस टाइम पे चिल मार के अपना रिवीजन करते रहो, बहुत आसानी से पेपर निकलेगा। दैट्स ग्रेट सर। ठीक है सर, यहाँ तक मेरी बात आपकी सारी समझ में आ गई। अच्छा, अब लास्ट में एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत सारे, आपने कहा शुरुआत में बोल दिया था कोई भी 4 सब्जेक्ट पकड़ लो, उन पे काम करना शुरू कर दो, ठीक है। आपने मतलब इकोनॉमिक्स छोड़ दिया उसमें, क्योंकि आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, देन आपकी करंट अफेयर आपने पकड़ रखी है, ठीक है। तो आपने अभी इकोनॉमिक्स छोड़ दिया है, हो सकता है आपने बायो भी साइंस में छोड़ दी हो, ठीक है। बट मैं अब ये जानना चाहूंगा, क्या सारे सब्जेक्ट एक साथ करने जरूरी है? क्योंकि मैथ्स भी है हमारे पास, इंग्लिश भी है हमारे पास, प्लस जीएस भी है, तो सारे सब्जेक्ट एक साथ करने जरूरी है? नहीं नहीं, सारे कर भी नहीं पाओगे एक साथ, इनफैक्ट कंफ्यूज हो जाओगे। देखो मैं आपको बताता हूँ एक बहुत बेस्ट वे पढ़ने का क्या होता है, और ये बात सुन के मुझे लगता है कहीं बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर वो इसे फॉलो भी करेंगे तो। ऑब्वियस ही बात है, 24 घंटे का दिन होता है। हम्म। मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाती है, मतलब मैं क्या स्ट्रेटजी अपनाता हूँ, 24 घंटे का दिन होता है, आप उसे 3 हिस्से में डिवाइड कर लो, 8 into 8 into 8। 24 घंटे को आप 3 से डिवाइड कर दो, 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे। मेरा मानना है कि 8 घंटे आप रखो अपना सोने का समय, ठीक है। 8 में मतलब 7-8 घंटे आप सो जाओ, 8 घंटे आप अपना काम निपटा लो, जो आपको काम वगैरह करना है, खाना पीना फैमिली एंड ऑल, आपको कोई ड्यूटी वगैरह भी उसे भी कर लो। 8 घंटे आपके पास बचते हैं, वो 8 घंटे आप अपनी पढ़ाई को दो। ग्रेट। अब मैं तो जॉब वालों के बारे में बात करते हैं। मेरा पर्सनली मानना है जॉब वालों को ना, क्योंकि मैं जॉब में मैंने क्वालिफाई किया था, तो जॉब में मुझे एहसास हुआ कि जो मॉर्निंग का टाइम है ना, तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार कोई नया सब्जेक्ट, मतलब जीएस उठाना नहीं चाहिए। जीएस आपको वीकेंड के लिए छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। और यहाँ पर जो मेन मॉर्निंग का टाइम है, कोई ऐसा सब्जेक्ट उठाना चाहिए जो आप आसानी से पढ़ सको, जैसे इंग्लिश या मैथ्स। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू सर, अगर जॉब वाला की बात करें तो? डिफरेंट, देखो हर हर पर्सन का अपना खुद का एक ओपिनियन होता है। जी। मैं इस चीज से एग्री नहीं करूंगा, बिकॉज जीएस बहुत वास्ट है। देखो मैथ्स और इंग्लिश को मैं क्यों डेली प्रायोरिटी नहीं दूंगा यार, इंग्लिश मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ, मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ, मैं बचपन से कॉम्प्रिहेंशन करता आ रहा हूँ, ग्रामर भी हमने थोड़ी बहुत स्कूल में पढ़ी है। ये पैसेज कॉम्प्रिहेंशन रेंज हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, हम स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। अगर मैं इसको कम समय में दूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूँ। हाँ अगर किसी इंग्लिश वीक है तो मैं उसके लिए कमेंट ही करूंगा, वो एक अलग चीज है। बट रही बात मैथ्स की, मैथ्स भी हम लोग स्कूल में 8th 9th तक मैथ्स पढ़ते ही पढ़ते हैं, मोस्टली सीबीएसई में तो 11th से स्ट्रीम आपकी चेंज होती है। बट आप चेक कर लेना, जैसे मैं एज अ जीएस का टीचर हूं तो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना, उनका सबसे बड़ा फोबिया वीक पॉइंट जनरल स्टडीज है। आप कभी चेक करना, हमारे पास जैसे तुम इतने क्वेश्चन अभी मुझसे पूछ रहे थे, एक क्वेश्चन मैं भी बताता हूँ, सर इंग्लिश और मैथ्स तो निकल गई, सर जीएस में 20 नंबर नहीं बन रहे, ये लाइन है। भाई मैं पता नहीं कितने बच्चे सुन चुका हूं, सर जीएस ने मार लिया सर, वरना इंग्लिश और मैथ्स में तो मैंने ये कर दिया वो कर दिया, तोप मार दी। क्यों?
बिकॉज स्कूल टाइम पे जब हम लोग पढ़ते थे तो कभी भी टीचर्स ने हमें एक अच्छे इंटरेस्ट के साथ, मुझे ऐसा लगता है, मुझे आप लोगों का तो नहीं पता, मैं हर टीचर पे कमेंट नहीं कर सकता, बट हमारे स्कूल में जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो एक इंटरेस्ट के साथ कभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी नहीं पढ़ाई गई, बिल्कुल हमें हमें रटाया गया, मुझे ऐसा लगता है। और जब हम 12th के बाद हम एनडी एग्जाम में बैठे ना, तो आई फील कि यार हमें तो कुछ आता ही नहीं, हमें पता ही नहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। तो जब हमने तैयारी के लिए पढ़ा ना ये सब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तब हमें इनकी वैल्यू नजर में आई। यहां पर मैं एक बात बोलूंगा कि सुबह 2-2.5 घंटे उठ के पढ़ो, आप चाहे 1 घंटा कभी मैथ्स पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, वो आपके ऊपर है, बट मुझे लगता है पर्सनली कि सुबह डेली 1 घंटा उठ के जीएस आप पढ़ो। मुझे ऐसा लगता है कि सुबह 1 घंटा उठ के जनरल स्टडी को 1 घंटा आपको देना चाहिए, चाहे आप करंट अफेयर्स पढ़ो, चाहे आप पॉलिटी पढ़ो, बट 1 घंटा डेली जीएस को देना चाहिए। बिकॉज बच्चों, आप रिजल्ट चेक कर लो, सीडीएस में इंग्लिश मैथ्स कई बच्चे पास कर लेते हैं, जीएस नहीं कर पाते। ये एक स्टैट्स मैं आपको बता रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही सर, एंड बिल्कुल आपकी बात सही है। एंड मैं सभी को यहाँ पर कहूंगा कि जस्ट चेक आउट अनअकैडमी प्लस, वहां पर आपको विशाल सर मिलेंगे, एंड दैट्स अ वैल्यूबल टाइम सर ने हमें दिया है। थैंक यू सो मच सर। ओके शिवम, थैंक यू सो मच, तुमने भी अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया। देखिए सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एसएसबी के लिए अनअकैडमी का प्लस कोर्स काफी अच्छा है। आपको आई थिंक काफी हद तक समझ में भी आ गया होगा। ये टीचर्स वो हैं जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते, आपको पर्सनल असिस्टेंस, टेस्ट सीरीज प्लस मल्टीपल टाइम रिवीजन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल है संजय कुमार सर और दिव्या गुप्ता मैम और प्रशांत जगताप सर के, जिनके कराए हुए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एज इट इज छपे छपाए एग्जाम में आ जाते हैं। अपना समय बर्बाद मत कीजिए, स्पेशली अगर आप जॉब में हैं तो बिल्कुल नहीं। दे आर द टाइम सेवर। अगर आप कभी भी क्लास के लिए फ्री होंगे, ऐप खोलो और मोबाइल में स्टार्ट कर दो। दिस इज द बेस्ट प्लेस टू डू इट। और ये जितना सस्ता देते हैं उतना सस्ता कोई नहीं देता, ये आपको बात समझनी होगी। और यहाँ पर अगर आपको अभी भी इनकी कैपेबिलिटी जाननी है तो संजय सर और दिव्या गुप्ता मैम के आपको 2 इंटरव्यू मिल रहे हैं, जो कि यहाँ पर प्लस एजुकेटर्स हैं। सो मेक श्योर कि आप चेकआउट जरूर करो। संजय कुमार सर और असिस्टेंट दिव्या गुप्ता मैम, द बोथ इंटरव्यूज आर इन फ्रंट ऑफ यू। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है